शार्क टैंक इंडिया से कौन परिचित नहीं है। सीजन 1 ने ही इतना तहलका मचाया था कि घर घर में बिजनेस की बात होने लगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होने लगी। शार्क्स सभी के फेवरेट हो गए और सभी शार्क्स में एक शार्क हटकर भी थे जिनका नाम है अशनीर ग्रोवर, क्योंकि बाकी शार्क्स से उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग था, बिल्कुल साफ और बिल्कुल बेबाक। कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं। मगर यह बात भी उतनी ही तय है कि अशनीर ग्रोवर के फैंस भी बहुत ही ज्यादा हैं। पर कमाल की बात है ना कि एक तरफ उनकी फेम बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उनकी लाइफ में बहुत कुछ घट रहा था, क्योंकि जैसे ही सीजन एंड हुआ तो हमने सुना कि अशनीर को भारत पे से रिजाइन करना पड़ा। मीडिया में कई तरह की खबरें आईं, सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें फैली। खुद अशनीर की जब क्लिप्स या रील्स या शॉर्ट्स में हम देखते हैं तो उनके कहे सेंटेंसेस से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है ना। मगर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक समरी नहीं, एक बॉम्ब लेकर के आए हैं। तो आज की बुक समरी है दोगलापन, द हार्ड ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, जिसे लिखा है अशनीर ग्रोवर ने। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि ये बुक नहीं है, ये तो एक बॉम्ब है। हम में से कौन है जिन्होंने टीवी और सोशल मीडिया पर अशनीर ग्रोवर के बारे में फेक न्यूज और कंट्रोवर्सीज को नहीं सुना। मगर आज इस समरी के जरिए आप खुद अशनीर की जुबानी सच्चाई सुनेंगे। कैसे उन्होंने भारत पे को वो कंपनी बनाया जो वो आज है, कोटक बैंकर्स के साथ प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आई वो वायरल ऑडियो फाइल जो ट्विटर पर पब्लिश की गई थी, किन घटनाओं की वजह से अशनीर ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस समरी में मिलेंगे। समरी शुरू करूं उससे पहले अशनीर ग्रोवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं, मगर फिर भी अशनीर ग्रोवर भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इससे पहले वो कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर और ग्रोफर्स में सीएफओ के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए का कोर्स किया। अशनीर शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में पैनल मेंबर भी थे। वो $240 मिलियन की इक्विटी के साथ भारत पे में एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और भारत पे में सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। आइए अब करते हैं शुरुआत आज की समरी की, जिसका टाइटल है दोगलापन बाय अशनीर ग्रोवर, ओनली ऑन गीगल। सक्सेस फेलियर है और फेलियर सक्सेस है। अशनीर ग्रोवर के लिए दोगलेपन के यही मायने हैं। यह बुक उनके पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, जिसमें वो अपने हिस्से का सच रीडर्स के सामने रखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनके फेलियर और सक्सेस में किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस समरी के दौरान आपको कई तरह के इमोशंस फील होंगे, जैसे एक्साइटमेंट, गुस्सा और शॉक। अपनी बुक के जरिए अशनीर बिना किसी लाग लपेट के खुलकर अपनी बात रखते हैं कि कुछ लोगों के बारे में उनकी क्या राय है। आप उन्हें पसंद करते हैं या नापसंद, यह आप पर है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो इस बुक के जरिए दुनिया को अपने हिस्से का सच बताना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि कैसे वो कंपनी के को फाउंडर से मिले, स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी खड़ी की, सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और अपने हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर में कंपनी से रिजाइन कर दिया। वैसे आपको बता दें कि अशनीर ग्रोवर अभी भी भारत पे के लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर हैं। कंपनी से कंट्रोवर्शियल एग्जिट के बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाउंडर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, और हम एक रीडर के तौर पर उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी इस पहले चैप्टर से, भारत पे दी जेनेसिस। जून 2018 में अशनीर ग्रोवर को अपने आईआईएम अहमदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज मिला। यह मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो एक चाइनीज फंड फोजन के लिए काम कर रहे थे। मैसेज में लिखा था कि हम जिस फिनटेक कंपनी को फंड कर रहे हैं उसके शुरुआती स्टेज के लिए एक सीईओ की तलाश में है। अगर तुम्हें इस पोजीशन में इंटरेस्ट हो तो हमें बताना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अशनीर का पहला रिएक्शन था कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें सीईओ की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो थोड़े हैरान थे, इसलिए उन्होंने रिप्लाई किया और मीटिंग के लिए पूछा। कुछ ही दिनों बाद भाविक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी के साथ आईआईटी दिल्ली कैंपस में उनकी मीटिंग हुई।
अशनीर ने सोचा था कि मीटिंग ज्यादा से ज्यादा घंटे भर चलेगी, लेकिन मीटिंग 4 घंटे तक चली। भाविक और शाश्वत एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। दोनों भावनगर गुजरात से थे। शाश्वत के पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे, भाविक के इंस्ट्रक्टर थे। शाश्वत ने अभी अभी आईआईटी दिल्ली से अपना 3rd ईयर कंप्लीट किया था, जबकि भाविक 5 साल बड़े थे और उनके साथ हॉस्टल में रह चुके थे। दोनों ने आईआईटी दिल्ली के 3 स्टूडेंट्स के साथ यूपीआई हैकेथॉन जीता था। भाविक ने अशनीर को समझाया कि सारे यूपीआई पेमेंट ऐप एक सिंगल क्यूआर पर चल सकते हैं। इस आइडिया में दम तो था, क्योंकि मनी ट्रांसफर कस्टमर से कस्टमर और कस्टमर से मर्चेंट तक सेम प्रिंसिपल पर काम करता था। उस टाइम पेटीएम और फोन पे मर्चेंट से हर ट्रांजैक्शन पर 2% चार्ज कर रहे थे। भाविक इस चार्ज को कम करके 1% तक करना चाहते थे, ताकि वो मर्चेंट्स को अपना नया ऐप यूज करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। अशनीर ने कहा कि अगर वो लोग 1% चार्ज करते हैं तो वो गेम चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर किसी कॉम्पिटिटर ने लास्ट में 0.9% रेट सेट कर दिया तो इस बात की होड़ लग जाएगी कि कौन सबसे कम रेट दे सकता है। यहां यह बात साफ थी कि भाविक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, जबकि अशनीर बिजनेस साइड देख रहे थे। अशनीर ने सजेस्ट किया कि अगर वो लोग सेलिंग के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करें तो कुछ बात बन सकती है। वो अपनी सर्विस फ्री रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स उनका ऐप यूज करें। भाविक को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी कंपनी को बनाने के लिए अशनीर जैसे ही को फाउंडर की जरूरत है। उन्होंने और शाश्वत ने 2 महीने पहले ही कंपनी स्टार्ट की थी और दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन भाविक सीईओ नहीं बन सकते थे, क्योंकि उन पर यूएस में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का चार्ज लगाया गया था। भाविक को पता चला कि अगर आपको किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर पता चल जाए तो आप उनका क्रेडिट कार्ड अपने पास डिलीवर करवा सकते हैं। इसके लिए किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाविक के दोस्त ने इस थ्योरी को ट्राई करने के लिए कुछ क्रेडिट कार्ड्स एक्सेस करने की कोशिश की थी, लेकिन एफबीआई ने भाविक को पकड़ लिया। अब यह नया फिनटेक उनके लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। अशनीर को फ्री सर्विस में बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था। मर्चेंट्स के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन लोन और बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए यूज की जा सकती थी। जहां तक कंपनी शेयर्स की बात थी तो दोनों के ही 33% शेयर थे, लेकिन अशनीर को लगा कि शाश्वत अभी बहुत छोटा है और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए इस बिजनेस में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाविक और शाश्वत दोनों को बराबर बराबर 24% मिलेंगे और अशनीर को 34%। बात गलत नहीं थी, क्योंकि अशनीर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के नाते काफी एक्सपीरियंस थे और कोटक बैंक और ग्रोफर्स में वो सीएफओ रह चुके थे। फुजन ने उन्हें पहले इन्वेस्टमेंट के लिए $250,000 ऑफर किया, लेकिन अशनीर ने अमाउंट बढ़ाकर $2 मिलियन करने को कहा। यह डील फिर हो नहीं पाई, तो अशनीर ने दूसरा इन्वेस्टर ढूंढने का इरादा किया। उन्होंने भाविक और शाश्वत को कहा कि वो फंड रेजिंग खुद हैंडल कर लेंगे। हमारा प्रोडक्ट पेटीएम, फोन पे, पाइन लैब्स और जितने भी मर्चेंट सर्विसेज हैं सबसे बड़ा होगा। अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए यह अशनीर की पिच थी। जिस इन्वेस्टर के पास वो सबसे पहले गए वो थे एमएक्स के संजय ऋषि। ऋषि 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। अगले थे मुंजाल हीरो ग्रुप फैमिली के अक्षय मुंजाल। मुंजाल भी 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। बाकी के जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे उनमें थे पेयू के नितिन गुप्ता, मैजिक पेन वेंचर कैटलिस्ट और एंजल लिस्ट के अंशु शर्मा। टोटल मिलाकर अशनीर ने 1.9 करोड़ का फंड जुटा लिया था। भारत के का पहला क्यूआर 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुआ और उसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट चैप्टर है द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब क्योंकि भारत पे सारे पेमेंट एप्स के लिए एक क्यूआर कोड ऑफर करता था, तो उन्हें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और बाकी के एप्स का लोगो अपने क्यूआर में लगाना पड़ा था। पेटीएम और फोन पे ने अपने लोगो का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। अशनीर ने ट्रेडमार्क लॉ को स्टडी किया और उन्हें इसमें एक ऐसा क्लॉज मिल गया जो ये कहता था कि किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क यूज किया जा सकता है अगर ये कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए हो तो। पेटीएम को भी तुरंत ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया। हालांकि फोन पे को अभी भी डाउट था। फोन पे के फाउंडर समीर निगम को लगता था कि पे सफिक्स पर केवल उनका हक है। उन्हें भारत पे नाम से प्रॉब्लम थी, इसलिए बाद में नए प्रोडक्ट का नाम पोस्ट पे कर दिया गया।
अशनीर समझ गए कि उन लोगों को इनसिक्योरिटी है। भारत पे नाम बड़ी चालाकी से रखा गया था। ये कैची और आसानी से याद रखा जा सकता था। लोगों को ऐसा लगता था जैसे ये कोई गवर्नमेंट सर्विस है, क्योंकि ये फ्री था। ऊपर से भारत का नाम यूज होने से एक भरोसा जनरेट होता था। गवर्नमेंट जब भीम यूपीआई का नाम चूज कर रही थी तो असल में वो भारत पे नाम ही यूज करने का इरादा कर रहे थे। भाविक को जब यह खबर लगी तो उन्हें यह नाम अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत इसे रजिस्टर कर दिया। फोन पे ने पे टर्म यूज करने पर भारत पे के ऊपर कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया। ये केस 2 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में चलता रहा, मगर अंत में जीत भारत पे की हुई। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि पे टर्म पर सिर्फ फोन पे का राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि पे एक कॉमन यूज होने वाला टर्म है। अशनीर अपने प्रोडक्ट के लिए अर्ली टेक सॉल्यूशन निकालने में जुट गए। भारत पे के पहले क्लाइंट थे दिल्ली के फेमस कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस के 1000 मर्चेंट। शुरुआत में उन्हें अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए टेक सॉल्यूशन का एक जुगाड़ निकालना पड़ा। मर्चेंट्स के क्यूआर कोड भीम यूपीआई ऐप पर क्रिएट किए गए और हर एक ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन भाविक के फोन पर आता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर भाविक प्लेन से कहीं जा रहे हो तो उन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अशनीर इसका रास्ता निकालना चाह रहे थे ताकि मनी फ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। उन्हें किसी बैंक के साथ टाई अप करना था ताकि जब कोई कस्टमर पेमेंट करे तो पैसा सीधे भारत पे के बैंक अकाउंट में चला जाए और बदले में वो लोग मर्चेंट को रियल टाइम में पे कर सके। सबसे पहले अशनीर यस बैंक के पास गए। असल में जब वो ग्रोफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे तब उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया था। भारत पे की सर्विस मर्चेंट्स के लिए तो फ्री थी, पर उन्हें इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शन के लिए यस बैंक को पे करना पड़ेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.65% का रेट था। अशनीर ने यस बैंक को भरोसा दिलाया कि वो लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स को भारत पे के साथ जोड़ेंगे। भाविक ने यस बैंक मुंबई के ऑफिस में अपने इंजीनियर सेट कर रखे थे। 3 ITI स्टूडेंट्स जो शाश्वत के साथ आए थे, उन्हें ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप दी गई थी। भाविक ने एक बाहरी टेक एजेंसी और शाश्वत के पिता के इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को भी हायर किया। वो लोग जितना हो सके अपनी टेक कॉस्ट बचाना चाहते थे। उसके बाद अशनीर का काम था कि मर्चेंट्स को रियल टाइम में कैसे पे किया जाए। पहले मॉडल का गोल था मर्चेंट्स को लाकर अपने साथ जोड़ना, उनके बैंक अकाउंट का डिटेल लेकर उन्हें एक खास QR कोड के साथ वेलकम किट भेजना। इस काम को उन्हें जल्द से जल्द अंजाम देना था, इसीलिए अशनीर को प्री प्रिंटिंग QR कोड का आइडिया आया। जैसे ही कोई मर्चेंट अप्रूव होता, वो लोग उसका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर कर देते। उसके बाद प्री प्रिंटेड QR कोड उस मर्चेंट के साथ ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाता। पेटीएम और फोन पे हर ट्रांजैक्शन पर 2% चार्ज कर रहे थे। साथ ही वो ट्रांजैक्शन होने के बाद मर्चेंट्स को 2 दिन बाद पेमेंट भेजते थे। लेकिन भारत पे ने रियल टाइम पेमेंट और फ्री सर्विस के साथ सारा सिस्टम ही पलट दिया था। जैसे अगर आप स्टोर ओनर हैं तो आपको कस्टमर्स द्वारा पे किया जाने वाला पूरा पैसा मिलेगा, वो भी बिना कोई चार्ज या फीस काटे और तुरंत, यानी ऐप में कस्टमर के क्लिक करते ही उनके पास पैसा पहुंच जाता। भाविक टेक साइट संभाल रहे थे, जबकि अशनीर बैंकिंग रिलेशनशिप्स, फंड रेजिंग, मैनेजिंग स्ट्रेटेजी, नए प्रोडक्ट का लॉन्च और टीम बनाने में बिजी थे। इसलिए उन्होंने दूसरे को फाउंडर शाश्वत को अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट लॉन्च करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस पॉइंट पर आकर भारत पे कई मर्चेंट्स और ट्रांजैक्शंस पर काफी इफेक्टिवली काम कर रहा था। अब कंपनी को कोई ऐसा चाहिए था जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सके। उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो भरोसेमंद भी हो और कंपनी की कॉस्ट भी बचाई जा सके। इसीलिए अशनीर ने अपनी वाइफ माधुरी को हायर किया। वो एक एंटरप्रेन्योर थी और उनके पास एडमिन टास्क और लोगों को मैनेज करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। भाविक और शाश्वत को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माधुरी डायरेक्टर बन गई थी और HR हेड भी। अब जब उनकी वाइफ इंटरनल सिस्टम हैंडल कर रही थी तो अशनीर ने ग्रोथ पर फोकस करना शुरू किया और साथ ही वो एडिशनल फंड रेजिंग पर भी ध्यान दे रहे थे। वो अपनी तरफ से जितने वेंचर कैपिटलिस्ट से हो सके मिले। अशनीर सिकोया के मोहित भटनागर से मिले, उन्हें डेमो करके दिखाया कि UPI कैसे काम करता है। हालांकि सिकोया ऑलरेडी सिट्रस पे और पाइन लैब में इन्वेस्ट कर चुकी थी। मीटिंग अच्छी गई, लेकिन 3 महीने बीत गए थे पर सिकोया ने अभी तक भारत पे में इन्वेस्ट नहीं किया था। इसके पीछे मेन कारण था कि सिकोया के पाइन लैब में 70% स्टेक थे। उन्हें समझ में आ गया था कि भारत पे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकता है।
जिसके चलते पाइन लैब के मार्केट शेयर्स घट सकते हैं। असल में सिकोया पाइन लैब को थोड़ा और समय देना चाहती थी कि वो अपना ऐप डेवलप कर सके, लेकिन पाइन लैब के फाउंडर्स कंपनी छोड़कर जा चुके थे और पाइन लैब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई, और तब जाकर सिकोया ने भारत पे में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अशनीर ने एक और वेंचर कैपिटलिस्ट बी नेक्स्ट के साथ डील फिक्स कर ली, जिसके ओनर थे जापानीज एंटरप्रेन्योर तेरू सैन। उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया और मंथ एंड तक भारत पे के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तेरू सैन सिकोया की तरह नहीं थे, बल्कि डिसीजन लेने में बेहद तेज थे। सिकोया के हर्षजीत सेठी ने अशनीर को कॉल करके बताया कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये डिसीजन उन लोगों ने तब लिया जब सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर काम पूरा किया जा चुका था। सिकोया को भाविक के यूएस वाले क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की खबर लग चुकी थी और वो अशनीर से नाराज थे कि उन्होंने इस बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। लेकिन अशनीर कहते हैं कि यह मामला उनसे जुड़ा हुआ नहीं था कि वो कुछ बताते। उन्होंने भाविक से कहा कि वो बंगलौर जाकर सिकोया के सीएफओ और जनरल काउंसिल से मिलकर सारा मामला क्लियर करें। लेकिन अंत में सिकोया ने डिमांड रखी कि पहले भाविक को कैप टेबल यानी कि इक्विटी लिस्ट से हटाया जाए, तब जाकर वो लोग $1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। बी नेक्स्ट के तेरू सैन और एंजल इन्वेस्टर्स वालों को भाविक के अतीत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अशनीर ने सोच लिया था कि अगर भाविक ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाविक ने सिकोया की शर्त मान ली। उन्होंने बोर्ड से रिजाइन कर दिया और अपने शेयर्स छोड़ दिए। अब ये शेयर्स बी नेक्स्ट, सिकोया, शाश्वत के पिता और अशनीर में डिवाइड कर दिए गए। शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज से भाविक का नाम हटा दिया गया था। इसके बजाय अब वो भारत पे में एक बाहरी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये नवंबर 2018 की बात थी। सिकोया का मामला सुलझ चुका था। अशनीर फंड्स के लिए सिकोया का इंतजार कर रहे थे, साथ ही उन्हें तेरू सैन के फॉर्मल अप्रूवल का भी इंतजार था ताकि उनके पैसे यूज कर सकें। एंजल इन्वेस्टर्स के दिए 1.92 करोड़ खत्म होने की कगार पर थे। कुल मिलाकर बात यह थी कि भारत पे के अकाउंट में अब एक भी पैसा नहीं बचा था और ना ही उनके पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे थे। अशनीर ने माधुरी से कहा कि वो अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे। उन्होंने अपने पैसों से एम्प्लॉयज की सैलरी दी और उन्हें उम्मीद थी कि अगले महीने तक उनके पास फंड्स आ जाएंगे। गनीमत रही कि सिकोया की तरफ से पैसे आ गए। अब उनके पास $2 मिलियन तक इन्वेस्ट हो चुके थे। फंड मिलने के बाद माधुरी ने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, पर वो अभी भी मेन एम्प्लॉय थीं। इस बीच अशनीर बोर्ड मेंबर बन गए। भाविक के जाने के बाद अशनीर माधुरी को को फाउंडर बना सकते थे, लेकिन वो शाश्वत को यह फील नहीं करवाना चाहते थे कि बोर्ड को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सिकोया को बोर्ड में एक सीट मिली। इन सारी बातों से अशनीर ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अगर आप सही समय पर सही इंसान को पोजीशन नहीं दोगे तो आगे चलकर यह बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। भारत पे लगातार ग्रो कर रहा था। दिसंबर 2018 में अशनीर ने सिकोया और बी नेक्स्ट को इन्फॉर्म किया कि उन्हें और $10 मिलियन की जरूरत है, तो दोनों कंपनियों ने अशनीर से कहा कि वो नए इन्वेस्टर्स न ढूंढें। नेक्स्ट राउंड के लिए सिकोया ने $8 मिलियन इन्वेस्ट किए और बी नेक्स्ट ने $2 मिलियन। मुझे लगता है तुम तो गए। ये वो शब्द थे जो रिबेट कैपिटल के मिकी मल्का ने अशनीर को कहे थे। मिकी फिनटेक इंडस्ट्री के बिग फिश माने जाते थे। जब वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी वेंचर कैपिटलिस्ट भी इस पर गौर करते हैं, लेकिन मिकी ने जब कहा कि भारत पे फेल हो जाएगा तो अशनीर ने उनसे पूछा, अगर आपको पता है कि कंपनी डूब जाएगी तो यह भी बता दो कि कब डूबेगी। मिकी ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर। और अगर नहीं डूबी तो? अशनीर ने चैलेंज देते हुए पूछा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी कंपनी में फिर इन्वेस्ट करूंगा। अशनीर तसल्ली करना चाहते थे कि मिकी अपना वादा निभाए। नेक्स्ट चैप्टर है द स्टेयरवेज टू सक्सेस। भारत पे का ऑफिस मालवीय नगर में था, जहां कंपनी 2019 की शुरुआत में ही शिफ्ट हो गई थी। कंपनी ने एक बिल्डिंग का पूरा 2nd फ्लोर ले रखा था। अशनीर काफी करीब से टीम साइज पर नजर रखे हुए थे। उनके हिसाब से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली एक टेक कंपनी इनएफिशिएंट है। आधे फ्लोर पर पहले उनके 60 एम्प्लॉयज हुआ करते थे और जब उन्होंने पूरा फ्लोर लिया तो उनके पास 125 के करीब एम्प्लॉयज हो गए थे। यहां तक कि उन्हें अपने 60 और इंजीनियर्स के लिए बगल वाली बिल्डिंग में एक और ऑफिस रेंट पर लेना पड़ा।
इसके बाद अशनीर अपने कुछ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स में बिजी हो गए, जिनमें से एक था मर्चेंट्स के लिए लोन का इंतजाम करना। जहां बाकी बिजनेस कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं बैंक्स को लगता है कि लोगों को डराए बिना उनका काम नहीं चलने वाला। जैसे अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले बैंकर आपको सिर से लेकर पैर तक घूरता है। वो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से आपको जज करता है। बैंकर आपको डायरेक्टली तो ना नहीं कहता, बल्कि अपनी फैंसी इंग्लिश में आपको कई कारण देता है, जैसे कि इंटरनल रिस्क डिपार्टमेंट ने आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, या आरबीआई को दोष देना, वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर अगर किसी दिन आपका सामना सांप या बैंकर से हो जाए तो पहले बैंकर को मारना, क्योंकि वो सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अशनीर अपने हर कस्टमर को बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि फिनटेक बैंक से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम पर काम करता है। फिनटेक ज्यादा कन्वीनियंट और स्केलेबल है। ये बैंक की तरह बहुत जल्द ही फाइनेंस और बिजनेस सीख सकता है, लेकिन बैंक्स फिनटेक की तरह फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते। अप्रैल 2019 में भारत पे ने मर्चेंट्स के लिए लेंडिंग यानी कि लोन देने का प्रोडक्ट लॉन्च किया। यहां हम एक फैक्ट का खुलासा करना चाहते हैं। बैंकर्स शॉपकीपर्स को कैपिटल नहीं देना चाहते, तो इन छोटे बिजनेसमैन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि बड़े लोन शार्क से पैसा उधार लें, जो कि मंथली 4% इंटरेस्ट वसूल करते हैं। अब क्योंकि भारत पे का काम ही है कस्टमर्स की पेमेंट्स को हैंडल करना, तो कंपनी जानती है कि कौन सा बिजनेस कितनी कमाई कर रहा है। उन्होंने शुरुआत के लिए मंथली 2% इंटरेस्ट पर 2 मर्चेंट्स को लोन ऑफर किया। लो इंटरेस्ट के अलावा भारत पे ने लोन लेना बड़ा सुविधाजनक भी बना दिया था। मंथली कलेक्ट करने के बजाय पैसा ऑटोमेटिकली डेली मर्चेंट के अकाउंट से कट जाता था। इस प्रोसेस में न तो कोई झंझट था और यह बोझ को भी कम कर देता है। अगर कोई मर्चेंट भारत पे के क्यूआर कोड से डेली 1000 कमाता है तो उसे 1 लाख तक का लोन मिल सकता है, जो 1 साल में चुकाया जा सकता था, और उसके अकाउंट से संडे छोड़कर बाकी हर दिन 400 रुपए ऑटोमेटिकली काट लिए जाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च के 1 साल बाद भारत पे को पूरे इंडिया से लाखों की तादाद में कस्टमर्स मिले। कंपनी ने लगभग $1 बिलियन का लोन दिया था और बदले में 48% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR की कमाई की थी। मई 2019 में मिकी मल्का ने अशनीर को कॉल करके कहा कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो देख चुके थे कि भारत पे 2 महीने में बंद नहीं हुआ, बल्कि लगातार ग्रो करता जा रहा है। अशनीर, मिकी और कुछ दूसरे इन्वेस्टर से मिलने यूएस चले गए। फंड रेजिंग के मामले में उन्होंने अपनी खासी रेपुटेशन बना ली थी कि वो एक बहुत अच्छे फंड रेजर हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती थी। अशनीर मानते थे कि फाउंडर को लोगों के सामने आने और अपनी स्टोरी शेयर करने में घबराना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर ढूंढना मुश्किल तो है, पर आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपने 3 बार में 100 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया है तो यह मानकर चलिए कि उनमें से सिर्फ 10 लोग ही वाकई में इन्वेस्ट करेंगे। अशनीर के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि जिन कपड़ों में वो सोए थे उन्हीं कपड़ों में उन्हें मिकी से मिलना पड़ा। लेकिन क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मिकी के रिबिट कैपिटल से और एक और वेंचर से जिसका नाम स्ट्रीट व्यू था $50 मिलियन रेस कर लिए थे। कंपनी की ग्रोथ जारी रही। अशनीर के पास काफी काम था। अब उन्हें लग रहा था कि कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए उन्हें एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की जरूरत है। एक हेड हंटर ने उन्हें आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के सुहेल समीर का सीवी दिया। सुहेल दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज और IIM लखनऊ से पढ़े थे। उसके बाद वो मैककिंसी के यंगेस्ट एसोसिएट पार्टनर बने। सुहेल संजीव गोयनका से मिले और ज्यादा बड़ी रैंक पर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। उनका दावा था कि उन्होंने ही कंपनी का स्नैक ब्रांड 2Yum लॉन्च किया और उसे 500 करोड़ का बिजनेस बना दिया। अशनीर ने सुहेल को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। वो जानते थे कि सुहेल क्यों दूसरी कंपनी ढूंढ रहे हैं। पता चला कि संजीव गोयनका का बेटा कंपनी ज्वाइन कर रहा है। सुहेल कंपनी को बिल्ड और ग्रो इसलिए नहीं कर रहे थे कि कल को गोयनका का बेटा बिजनेस टेक ओवर कर ले। अभी तक तो डिस्कशन सही जा रही थी कि अचानक सैलरी एक्सपेक्टेशन का टॉपिक छिड़ गया। सुहेल ने बताया कि गोयनका में उनकी एनुअल सैलरी 6 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा वो कंपनी से 15 करोड़ का पे आउट, जो अभी कंफर्म नहीं है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुहेल चाहते थे कि अशनीर उन्हें इस बात के लिए गारंटी दे कि भारत पे में जाने पर उन्हें 15 करोड़ मिले, लेकिन अशनीर इतना बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार नहीं थे, तो बात यहीं पर खत्म हो गई।
2019 खत्म होते होते अशनीर का यूएस में एक और फंड रेजिंग ट्रिप लग गया। उनके साथ उनका एक जूनियर एम्प्लॉय भी गया था जो हमेशा सोता रहता था, जबकि अशनीर मीटिंग पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अशनीर ड्राइव करते वक्त ही सारी तैयारी कर लेते थे कि उन्हें मीटिंग में क्या बोलना है, कैसे बोलना है वगैरह। फंड रेजिंग के लिए उनका इरादा इतना पक्का था कि उनका एनर्जी लेवल किसी यंग एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा बढ़कर था, और उनकी मेहनत बेकार नहीं गई क्योंकि उन्होंने कोट्यू मैनेजमेंट और बाकी कुछ इन्वेस्टर से $75 मिलियन रेस कर लिए थे। भारत पे इंडिया का इकलौता ऐसा स्टार्टअप बना जो सिर्फ 15 महीनों में $0 से शुरुआत करके $425 मिलियन की वैल्यू तक पहुंच गया था। नेक्स्ट चैप्टर है सोरिंग रिलेशनशिप्स। अशनीर हमेशा अपनी कंपनी की कॉस्ट मॉनिटर करते रहते थे और हर चीज को लो बजट में रखते थे, जिसमें उनकी खुद की सैलरी भी शामिल थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत और ग्रोथ के लिए लगातार पुश करने के बावजूद अशनीर ने सिकोया के हर्षजीत सिंह को मेल लिखा और उनकी एनुअल सैलरी को बढ़ाकर 60 लाख करने के लिए कहा, लेकिन उधर से जवाब आया कि अभी अपनी सैलरी 36 लाख ही रखो। वीसी को $1 मिलियन की सैलरी मिलती है, लेकिन वो फाउंडर्स को उतना पैसा नहीं देना चाहते जितना वो डिजर्व करते हैं। वीसी को लगता है कि उन्होंने पैसा लगाया है इसीलिए कंपनी सक्सेसफुल है, और फाउंडर्स को तो वो लोग अपना नौकर समझते हैं। तो अशनीर की बात मानने के बजाय सिकोया ने फाउंडर और ESOP शेयर्स को $3 मिलियन में खरीदने का ऑफर दे डाला। हर्षजीत ने कहा कि वो कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करवा लेंगे, जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी। मीटिंग मंडे को होनी थी, लेकिन वेडनेसडे भी चला गया और अशनीर को हर्षजीत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने कॉल किया तो हर्षजीत ने उनसे फॉर्मल इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा कि सिकोया और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अशनीर तुरंत समझ गए कि हर्षजीत साफ झूठ बोल रहे हैं। घिसा पेटा बहाना बनाने के बजाय हर्षजीत ये बोल सकते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर उनके सीनियर्स ने अप्रूव नहीं किया, या फिर इतना बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी को रिस्की लग रहा है। लेकिन अशनीर को ज्यादा बुरा यह लगा कि हर्षजीत ऐसे बहाने बनाकर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और एक टिपिकल बैंकर की तरह बात कर रहे हैं। उस दिन के बाद से अशनीर का हर्षजीत और सिकोया दोनों से भरोसा उठ गया। इस बीच अशनीर ने सुहेल समीर को दोबारा कांटेक्ट किया क्योंकि भारत पे को एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हुए जब उन्हें दुबले पतले सुहेल लंबी दाढ़ी के साथ नजर आए। सुहेल ने बताया कि 15 करोड़ मिलने की उम्मीद के बाद से ही उन्होंने आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से रिजाइन कर दिया था और अभी फिलहाल वो खाली बैठे हैं और नई जॉब की तलाश में हैं। अशनीर ने सुहेल को 1.75 करोड़ एनुअल सैलरी दी और ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में काफी बड़े शेयर का ऑफर दिया, और साथ ही ये भी कहा कि सारे CXO अपने एग्जीक्यूशन और बड़े स्ट्रेटेजिक मामलों के लिए सुहेल और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। अशनीर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जबकि सुहेल उन्हें एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। शुरुआत में सुहेल अपने वर्क एथिक्स पर खरे उतरे। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर शाम तक ओवरटाइम भी करते। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑफिस में सबके साथ फ्रेंडशिप करने की भी पूरी कोशिश की। अशनीर ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुहेल एग्जीक्यूशन में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल आइडियाज और बड़ा पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। फिर एक दिन अशनीर को एक बेनाम ईमेल आया जिसमें लिखा था कि सुहेल का आरपी संजीव गोयनका ग्रुप में किसी शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा गया। यहां तक कि उस लड़की ने भारत पे में सुहेल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। असल में सुहेल ने खुद रिजाइन नहीं किया था, उन्हें निकाला गया था। यह जानकर अशनीर हक्के बक्के रह गए, पर वो सुहेल को एक चांस देना चाहते थे। उन्होंने सुहेल से कहा कि उन्हें सारे मामले की खबर है और वो उस लड़की को हायर नहीं करने वाले हैं। सुहेल ये सुनकर हंस पड़े और ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर है मार्टे टू वंस ओन कॉज। साल 2020 के अंत में अशनीर को सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा की तरफ से एक ऑफर मिला। जसपाल जानना चाहते थे कि क्या अशनीर बैंक के लिए बिड करना चाहेंगे। सेंट्रम शुरुआत से ही भारत पे के लिए ट्रेजरी हैंडल कर रहा था। अशनीर सेंट्रम पर भरोसा करते थे क्योंकि वो तब से उनके साथ काम कर रहे थे जब कंपनी की कोई वैल्यू, कोई पहचान नहीं थी। जिस बैंक की बात जसपाल कर रहे थे ये PMC बैंक था।
आरबीआई ने सेंट्रम ग्रुप को अप्रोच किया था कि वो इसे टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं। पीएमसी बैंक के घोटाले का खुलासा सितंबर 2019 में हुआ था। बैंक ने बैड लोन्स छुपाने के लिए फेक अकाउंट्स बनाए थे जिनकी कुल कीमत थी 7,000 करोड़। बैंक में पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट खतरे में था। यही कारण था कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक को सस्पेंड कर दिया था। साफ जाहिर था कि बैंक को इस बुरी हालत से बचाने के लिए किसी विजनरी की जरूरत थी। जसपाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से एक बैंकर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेंट्रम में एक स्टेक मिल गया था। उन्हें पता था कि सेंट्रम की तरफ से कोई भी पीएमसी डील को फंड नहीं करने वाला, इसलिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। अशनीर के लिए ये गोल्डन जोड़ी थी। आरबीआई सेंट्रम को बैंकिंग लाइसेंस देने को तैयार हो सकती थी क्योंकि यह 30 सालों से एक भरोसेमंद कंपनी रही थी। भारत पे पीएमसी को टेक ओवर करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकता था। यह काफी अच्छी डील साबित हो सकती थी क्योंकि भारत पे आसानी से पीएमसी को एक डिजिटल बैंक में बदल सकता था। अशनीर तुरंत 50-50 की पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए। जनवरी 2021 में अशनीर और जसपाल ने ऑफिशियली पीएमसी की बिड ज्वाइन की। बाकी बिडर्स में थे लिबर्टी ग्रुप के संजीव गुप्ता और हैदराबाद और मुंबई की 2 और बिजनेस फैमिलीज। बिडिंग प्रोसेस जून 2021 तक यानी कि 2021 तक चलता रहा। भारत पे के अंदर इंडिया की पहली फिनटेक बनने की पोटेंशियल थी जो बैंकिंग लाइसेंस ले सकती थी। इसी बीच अशनीर उस साल की फंड रेजिंग ट्रिप के लिए यूएस चले गए। मार्च से अप्रैल 2021 के बीच इंडिया में बेहद खतरनाक कोविड वेव फैली थी। अशनीर का प्लान मई में यूएस जाने का था। वो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान काम करते रहे। अपने काम को लेकर उनके अंदर जुनून था। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि फर्स्ट वेव के टाइम पर भी नहीं। कुछ एम्प्लॉय शिकायत करते रहे, लेकिन जो प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे थे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर उन्होंने कोविड के दौरान मेहनत नहीं की होती। अशनीर के लिए फंड रेजिंग ट्रिप छोड़ना बड़ी आसान सी बात थी क्योंकि उनके पास इस काम के लिए काफी लोग थे। 2021 में अशनीर ने सुमित सिंह को जनरल काउंसिल की पोस्ट के लिए हायर कर लिया। सुमित शार्दुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर हैं। अशनीर जब ग्रोफर्स में थे तब उनके साथ काम कर चुके थे। सुमित का पहला फॉरेन ट्रिप तब हुआ था जब अशनीर उन्हें सिंगापुर लेकर गए थे। अशनीर सुमित की शादी अटेंड करने जयपुर भी गए थे। वो जानते थे कि भारत पे को बैंकिंग लाइसेंस लेते वक्त सुमित उन्हें कानूनी मामलों में मदद कर सकते हैं। अशनीर ने सुमित को 80 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दिया। इसके अलावा सुमित को एनुअल सैलरी और बेनिफिट्स अमाउंट के तौर पर 1 करोड़ रुपए और ईएसओपी वेस्टिंग भी ऑफर की गई थी। लेकिन सुमित सिंह अशनीर की तीसरी हायरिंग मिस्टेक साबित हुए। पहले और दूसरे में सुहेल समीर और सीएचआरओ जसनीत कौर शामिल थे। चौथे हायरिंग मिस्टेक थे रजनीश कुमार, प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनसे अशनीर बाद में मिले थे। सुहेल सीईओ डेजिग्नेट यानी वो इंसान जो करंट सीईओ को रिप्लेस करता है वो बन गए। अशनीर को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो अक्सर एक छोटे ग्रुप के साथ हैंग आउट करते रहे थे। सुहेल जसनीत और सेल्स के साहिल चावला के ज्यादा करीब थे, जो एक चुगली करने और लोगों की पर्सनल बात यहां से वहां करने के तौर पर बदनाम थे। इसी दौरान भाविक को लग रहा था कि जसनीत और सुहेल की क्लोज फ्रेंडशिप कहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर भारी न पड़ जाए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉइज को जसनीत पर भरोसा करने में प्रॉब्लम आए। अशनीर को उम्मीद थी कि सुहेल और जसनीत मैच्योर प्रोफेशनल्स की तरह इस मुद्दे को खुद ही हल कर लेंगे। अशनीर ने जाने से पहले सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उन्होंने जसनीत को एक बड़ी टेक टीम बनाने का काम सौंपा क्योंकि जब से स्टार्टअप्स के बीच बेस्ट टैलेंट हायर करने का कंपटीशन चल पड़ा था, अच्छे इंजीनियर्स का मिलना मुश्किल हो गया था। अशनीर ने भारत पे के 2 नए प्रोडक्ट पोस्ट पे और 12% क्लब को पूरा करने का काम भी सुहेल और भाविक को सौंप दिया था। उसके बाद वो 1 मई को माधुरी और अपने बच्चों के साथ यूएस के लिए रवाना हो गए। उन लोगों ने क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवा लिया। कई मीटिंग्स के बाद अशनीर टाइगर ग्लोबल के साथ डील फिक्स करने में कामयाब रहे। टाइगर ग्लोबल ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था। वो 1 हफ्ते के लिए सैन फ्रांसिस्को भी गए और वहां कम से कम 10 इन्वेस्टर्स से मीटिंग की। हालांकि अशनीर $250 मिलियन का टारगेट लेकर चल रहे थे, पर अंत में वो टोटल $625 मिलियन का फंड जुटाने में कामयाब रहे। दिसंबर 2020 से ही अशनीर आईसीसी वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर करना चाहते थे। उन्हें आईसीसी आईपीएल से बेटर लगी क्योंकि उन्हें आईपीएल कुछ ज्यादा ही डिसऑर्गेनाइज लगता था। प्लेयर्स की जर्सी पर जहां तहां लोगो ही लोगो नजर आते थे। हालांकि कई मीडिया एजेंट्स ने उन्हें आईपीएल के लिए अप्रोच किया था,
पर अश्नीर को टीम जर्सी पर इतने सारे लोगों का आइडिया पसंद नहीं आया। इतने लोगों के बीच भारत पे का लोगो अगर पब्लिक को दिखता ही नहीं तो आईपीएल को पैसे देने का फायदा ही क्या था। बस एक ही जगह बची थी जो कि आईपीएल फ्रेंचाइज ने अभी तक नहीं बेची थी, और वो थी प्लेयर्स के बम। इस तरह अश्नीर ने आईसीसी के साथ $27 मिलियन में डील क्लोज की। भारत पे अब T20 और दुबई में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया था। अश्नीर और उनकी फैमिली ने यूएस से लौटते वक्त इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम देखा। मैच देखने जाने से पहले अश्नीर को जसपाल बिंद्रा का कॉल आया, ये बताने के लिए कि वो पीएमसी बैंक की बिड जीत गए हैं। यानी भारत पे अब ऑफिशियली इंडिया का इकलौता बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाला फिनटेक बन गया था। उस दिन बेशक न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, पर अश्नीर बेहद खुश थे, क्योंकि ये उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो जब ऑफिस वापस लौटे तो कंपनी के अपडेट सुनकर काफी निराश हुए। वो यूएस इन्वेस्टर्स को अपने नए प्रोडक्ट के लिए पिच करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पोस्ट पे और 12% क्लब ने अब तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं की थी। ऊपर से भाविक ने उन्हें खबर दी कि टेक टीम के 60 में से 20 लोग रिजाइन करके चले गए हैं। भाविक ने यह भी बताया कि जसनीत जो CHRO थी, सुहेल के साथ उनका अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट सुहेल उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। अश्नीर ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि जसनीत को कंपनी छोड़कर जाना होगा। सीओओ ने उन्हें बताया कि अगर वो लोग जसनीत को फौरन निकालते हैं तो कंपनी के पूरे 1 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि जल्द ही उसके ESOP वेस्ट स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन अश्नीर कोई ड्रामा नहीं चाहते थे, खासकर तब जब कंपनी जल्द ही एक बैंक को टेक ओवर करने और फंडिंग सीरीज शुरू करने जा रही थी। जसनीत को जैसे ही अपने ESOP के पैसे मिले, उसने तुरंत अपना रेजिग्नेशन फाइल कर दिया, और सुहेल ने बड़े कैजुअल तरीके में अश्नीर को बोला कि उन्हें पता ही नहीं है कि जसनीत ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो, पर अश्नीर जानते थे कि अब वो कभी सुहेल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान उनका सारा फोकस टेक टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगा रहा। अश्नीर ने इस बात का ख्याल रखा कि कंपनी को बचे हुए इंजीनियर्स को एडिशनल ESOP मिले, और जहां तक नए इंजीनियर्स का सवाल था, अश्नीर को पता लगा कि उनमें से सिर्फ कुछ ही एप्लीकेंट्स भारत पे के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। उन्हें यह भी पता चला कि एक और कंपनी CRED इंजीनियर्स को हायर करने में सक्सेसफुल रही है, क्योंकि वो उन्हें जॉब ऑफर करने के साथ साथ ब्रांड न्यू लैपटॉप भी दे रही थी। भारत पे में इंजीनियर्स को 20 लाख एनुअल सैलरी मिल रही थी। कंपनी हेड हंटर्स को 3 लाख का कमीशन भी दे रही थी। तो अश्नीर ने क्या किया कि उन्होंने टेक टीम को मजबूत बनाने और भारत पे की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स को 3 लाख देने के बजाय ब्रांड न्यू सुपर बाइक देने का आइडिया निकाला। बहुत जल्दी सुपर बाइक वाली न्यूज टेक इंडस्ट्री में फैल गई। इस फैसले से एक एम्प्लॉयर के तौर पर भारत पे की रेपुटेशन में काफी इजाफा हुआ और टेक टीम को मजबूती भी मिली। इसके बाद अश्नीर पोस्ट पे और 12% क्लब की लॉन्च में बिजी हो गए। पोस्ट पे एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस थी। इसे उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दौरान दुबई में लॉन्च किया था। अश्नीर ने यह प्रोजेक्ट सुहेल से वापस ले लिया, क्योंकि जब अश्नीर यूएस में फंड रेजिंग के लिए गए हुए थे तो इन 2 महीनों में सुहेल की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं की गई थी। पोस्ट पे के जरिए यूजर्स 10 लाख तक का अमाउंट लोन ले सकते थे। लोग कहीं से भी QR कोड, कार्ड या अपने बैंक अकाउंट के पैसे पे कर सकते थे। पोस्ट पे काफी यूनिक प्रोडक्ट था, क्योंकि इससे यूजर्स बड़े बड़े डेली परचेज जैसे ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर सकते थे, जबकि 12% क्लब एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके जरिए लोग फिक्स्ड 12% इंटरेस्ट पर पैसे उधार ले सकते थे और दे भी सकते थे। 12% क्लब से कमाया हुआ पैसा मर्चेंट लोन में यूज किया गया। हालांकि 12% क्लब में लगाए कैपिटल की कॉस्ट 12% थी, लेकिन मर्चेंट लोन का इंटरनल रिस्क 48% था। पोस्ट पे और 12% क्लब फिनटेक इंडस्ट्री के कमाल के इनोवेशंस थे जो फौरन हिट हो गए। इस पॉइंट पर आकर अश्नीर से एक भारी गलती हुई, जो उनकी कंपनी से जाने की बड़ी वजह बनी। पीएमसी बैंक बिड जीतने के बाद भाविक, सुहेल, सुमित और अश्नीर जसपाल बिंद्रा से मिलने मुंबई पहुंचे। शाम के वक्त अश्नीर अपने रूम में आराम कर रहे थे, जबकि बाकी के लोग भाविक के रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगे। यहां हम आपको एक बात और खास तौर से बता देना चाहते हैं कि अश्नीर महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक तो रखते हैं, पर ना तो वो स्मोक करते हैं और ना ही ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह भाविक ने अश्नीर को बताया कि कंपनी में कुछ लोगों को बजट के मामलों में माधुरी को रिपोर्ट करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो CXO नहीं थी
जिस वक्त ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, सुहेल ने यह कहा कि अगर माधुरी बोर्ड मेंबर बनी तो वो उसी वक्त कंपनी छोड़ देंगे। अशनीर और शाश्वत के पास फाउंडर्स होने के नाते 4 बोर्ड सीट थी। वो लोग एक बोर्ड सीट माधुरी को देने की सोच रहे थे और दूसरी सुहेल को। सुहेल ने जो कहा था उसे सुनकर अशनीर दंग रह गए, लेकिन वो कंपनी के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुप रह गए। उन्हें अपने भले से ज्यादा भारत पे के ग्रोथ और रिजल्ट की ज्यादा चिंता थी। अशनीर चाहते तो माधुरी को बोर्ड में अपॉइंट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी गलती थी सुहेल को सीईओ बनाना और बोर्ड में अपॉइंट करना। अशनीर के एक दोस्त ने सही कहा था कि उन्होंने बिजनेस के लिए तो सही डिसीजन लिए, पर बिजनेस के लिए खुद को शहीद कर दिया। आइए बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर, विच इज शार्क टैंक। भारत पे के शुरुआती एंजल इन्वेस्टर्स में से एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने अशनीर को शार्क टैंक इंडिया के बारे में बताया। अशनीर ने पहले कभी शार्क टैंक यूएस का पूरा एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन अशनीर को पता था कि इसका फॉर्मेट कैसे काम करता है। जुलाई 2021 में उन्हें शार्क टैंक के रनर बिमल उन्नी कृष्णन की तरफ से कॉल आया। उसके बाद सोनी टेलीविजन की टीम ने कुछ मॉक पिचेस के लिए अशनीर के घर पर एक रिकॉर्डिंग सेशन रखा। अशनीर जानते थे कि अगर सोनी ने उन्हें चूज किया तो वो एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे। वो ये नहीं चाहते थे कि इन्वेस्टर्स ये सोचें कि वो बिजनेस के अलावा दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। इसलिए अशनीर ने रिबिट कैपिटल के मिकी और सिकोया के हर्षजीत से राय ली कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे मॉक सेशन के दौरान उनकी मुलाकात एक और पोटेंशियल शार्क से हुई। ये थे अमन गुप्ता, बोट ब्रांड के को फाउंडर। दोबारा सेशन अशनीर के घर पर रखा गया। अमन शार्क टैंक पैनल में आने के लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों थे। लंच करते वक्त अमन ने अशनीर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें सिलेक्ट करेंगे? अशनीर ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, करे ना करे। अमन ने बताया कि वो बचपन से ही यूएस शार्क टैंक देखते रहे हैं और इस शो की वजह से ही वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर हुए थे। अगले कुछ दिनों में अशनीर को पता चला कि बाकी के शार्क्स कौन कौन हैं। उन्हें इस बात की काफी खुशी थी कि वो इन सब ग्रेट फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। शार्क्स को एकदम सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता था। उनकी अपनी वैनिटी वैन थी, उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, बाउंसर्स और असिस्टेंट मिले हुए थे, जो उनके बाहर निकलते ही उनके लिए छतरी पकड़कर खड़े हो जाते थे। अशनीर को काफी पैम्पर्ड और इंपॉर्टेंट फील होता था। व्यूअर्स की तरफ से एक कमेंट ये आया कि शार्क्स शो में अपनी ड्रेस रिपीट करते हैं। लोग कहते थे कि अशनीर और बाकी लोग इतने अमीर हैं तो बार बार कपड़े क्यों रिपीट करते हैं। लेकिन जब वो लोग शूटिंग करते थे तो प्रोडक्शन टीम को क्लियर नहीं होता था कि कौन सा एपिसोड फाइनल कट में जाएगा। एपिसोड को कट और एडिट करने के बाद ही एयर किया जाता था। यही वजह थी कि व्यूअर्स को शार्क्स हर हफ्ते सेम कपड़ों में नजर आते थे। शो का सेट काफी बड़ा था, जिसे बनाने में लगभग 4.5 करोड़ खर्च हुआ था। शार्क टैंक के सेट डिजाइनर वही थे जिन्होंने कॉफी विद करण का सेट बनाया था। व्यूअर्स को अक्सर लगता है कि सारे शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, पर अशनीर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शार्क्स ये नहीं जानते थे कि एक दिन में कितनी पिच होंगी या फिर कौन सी कंपनी पिच करेगी। अशनीर हर शूटिंग में प्रेजेंट रहते थे, सिवाय उन दिनों के जब उन्हें ICC 20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए दुबई जाना था। हफ्ते में उनकी 3 दिन शूटिंग होती थी, फ्राइडे से संडे तक। अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, माधुरी और अशनीर हर हफ्ते दिल्ली से मुंबई स्टूडियो आते थे, इसलिए सबके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अमन अक्सर एयरपोर्ट पर अपना मास्क उतारकर चेक करते थे कि कोई उन्हें पहचानता है या नहीं। इस बात पर अशनीर और बाकी उन्हें चढ़ाया करते थे कि कोई तुम्हें नहीं पहचानता। अब क्योंकि ये लोग सेट पर कई घंटों साथ में रहते थे तो शार्क्स के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। कई बार तो उन्हें 12-12 घंटे सेट पर रहना पड़ता था। कुछ लोग कहते हैं कि अशनीर शो में बहुत फ्रैंक या बेबाक होकर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वो रियल लाइफ में हैं, वैसे ही शार्क टैंक में भी बात करते हैं। बिमल, जो शो रनर हैं, उन्होंने अशनीर को कहा कि लोग उन्हें पहले नापसंद करेंगे, लेकिन बाद में पसंद करने लगेंगे। शार्क टैंक के रिलीज होने के बाद अशनीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत हेट कमेंट्स आते थे। बाद में लोगों को समझ में आ गया था कि किसी कॉन्टेस्टेंट के प्रोडक्ट की यूं ही तारीफ करके बाद में उसे फंड करने से मना करने का क्या तुक बनता है। अपनी ईमानदारी के अलावा लोगों को अशनीर का हिंदी में बात करने का तरीका भी बेहद पसंद आया। उनके फॉलोअर्स में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और वर्किंग क्लास के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग शामिल हैं।
इंडिया में शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी के चलते अशनीर बहुत जल्द ही एक सेलिब्रिटी बन गए और इंस्टाग्राम में उनके 70,000 के करीब फॉलोअर्स हो चुके थे। लोग उन पर बने मीम्स भी खूब एंजॉय करते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जमा हो जाते हैं। अब अशनीर पब्लिक या कैमरे के सामने शाय फील नहीं करते और ना ही कॉन्शियस होते हैं। उन्हें तो अब और भी अच्छा लगता है जब लोग उनके पास आकर बोलते हैं कि शार्क टैंक ने उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड करने के लिए इंस्पायर किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द नायका आईपीओ एंड कोटक सागा। अशनीर की कोटक में अपनी रिलेशंस मैनेजर के साथ 23 जुलाई 2021 को यानी कि 2021 को जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी। आरएम, सर जोमेटो के शेयर्स 116 रुपए पर पहुंच गए हैं। अशनीर, ओके, तो हम बेच सकते हैं। आरएम, ओके सर, मैं आपको रिकॉर्ड पर रखूंगा। इसी बीच जोमेटो शेयर में लगातार उछाल आता गया। आरएम, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया सर, आपने 136 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचा है। जोमेटो आईपीओ की ओपनिंग के 8 मिनट बाद ही अशनीर ने 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अशनीर ने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे जो भारत पे के दूसरे स्टार्टअप्स में उन्होंने स्टॉक से कमाए थे। वो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा बिजनेस के बजाय अर्ली स्टेज के फाउंडर्स पर इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। हालांकि स्टार्टअप बिजनेस हाई रिस्क वाले होते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। 2021 में कई प्राइवेट टेक कंपनियों को आईपीओ लिस्ट में जगह मिली थी। अशनीर ऐसी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली 4 आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिनमें थे जोमेटो, नायका, पॉलिसी बाजार और डिलीवरी। जो रिलेशन मैनेजर अशनीर के आईपीओ इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते थे वो वही थे जो भारत पे की वेल्थ का सेंट्रम ग्रुप में वेल्थ मैनेजमेंट देखते थे। ये रिलेशन मैनेजर थे जिन्हें अशनीर सू एंड रो बुलाते थे। वो कोटक वेल्थ में जाने के बाद भी अशनीर के साथ काम कर रहे थे। अशनीर जोमेटो आईपीओ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। वो दीपेंद्र गोयल को जानते थे और उनकी काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। जोमेटो ने पैंडेमिक में काफी अच्छा बिजनेस किया क्योंकि कई लोग घर पर खाना ऑर्डर करते थे। लोग सुनकर हैरान रह गए जब सबको यह पता चला कि अशनीर जोमेटो आईपीओ में 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इनमें से 5 करोड़ अशनीर की जेब से लगे हैं और बाकी के 95 करोड़ उन्होंने कोटक वेल्थ से 10% इंटरेस्ट पर लोन लिया था। जैसा कि हमने पहले बताया था, अशनीर ने अपने आरएम को इन्वेस्ट किया था कि जब जोमेटो के शेयर प्राइस 116 हो जाए तो उसे बेच दें, और उनके ऑर्डर पर जब शेयर बेचे गए तो प्राइस 136 रुपए हो चुका था। यानी अशनीर को 2.25 करोड़ का फायदा हुआ था। 2 करोड़ 25 लाख। 3 महीनों बाद अब नायका आईपीओ की बारी आई। अशनीर जानते थे कि नायका सुपर हिट साबित होगा। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नैयर के साथ वो पहले काम कर चुके थे जब वो कोटक बैंक में थे। भारत पे और नायका के कॉमन इन्वेस्टर थे स्ट्रीट व्यू, जिन्हें नैयर पर काफी भरोसा था। अशनीर के शार्क टैंक की शूटिंग के लिए मुंबई में जाने से पहले कोटक वेल्थ में उनके आरएम ने उन्हें आईपीओ फाइनेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जो 200 पेज का था। अशनीर को उन सब पर साइन करना था। कुछ पेज पर तो कई जगहों पर साइन करना था। अशनीर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें माधुरी का कॉल आया ये बताने के लिए कि आरएम उनके लिए और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। अशनीर ने एक रेस्टोरेंट के बाहर जहां उनकी एक मीटिंग थी पेपर साइन किए। अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को आईपीओ ओपन होने वाला था। लेकिन जैसे ही अशनीर शार्क टैंक की शूटिंग के लिए तैयार होने जा रहे थे, माधुरी ने उन्हें कॉल करके ये इन्फॉर्म किया कि आरएम ये कह रहे हैं कि कोटक अब उन्हें नायका आईपीओ के लिए फाइनेंस नहीं कर सकता। अशनीर हैरान रह गए। नायका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, तो भला कोटक को इसे फाइनेंस करने में क्या परेशानी थी? उन्होंने तुरंत अपने आरएम को कॉल करके पूछा कि आखिर बात क्या है। आरएम ने बताया कि मार्केट अभी ठीक नहीं है। अगर अशनीर को कहीं से फाइनेंसिंग मिल भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ मिलेंगे, इसलिए नायका में पैसा लगाना फिजूल है। अशनीर ने जवाब में कहा, तो फिर क्यों तुमने मुझसे 500 पेज साइन करवाए अगर तुम्हें आईपीओ फाइनेंस ही नहीं करनी थी तो? आरएम ने यूं ही बोल दिया कि किसी और कोटक कस्टमर को फाइनेंसिंग नहीं दी गई है। लेकिन अशनीर को सुहेल से पता चला कि कोटक ने उन्हें नायका आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अशनीर का मूड अब और खराब हो गया। उन्होंने अपने आरएम से एकदम सीधे सीधे बात करने का फैसला किया।
उन्होंने उनसे सीधे पूछा कि उनसे झूठ क्यों बोला जा रहा है, जबकि बाकी कोटक कस्टमर्स को आईपीओ फाइनेंसिंग दी जा रही है। लेकिन आरएम बात को गोल गोल घुमाता रहा। उसके बहाने और झूठ अशनीर को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अशनीर ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, ताकि मैं किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ नेगोशिएट कर लेता। आरएम के अंदर इतनी कर्टसी भी नहीं थी कि उन्हें तभी इन्फॉर्म कर देते जब वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। वो लोग बड़े ही रूखे और बेपरवाह ढंग से अशनीर के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब अशनीर ने उनके सीनियर से बात करवाने को बोला तो आरएम ने अशनीर का फोन उठाना बंद कर दिया। ये आरएम, रू और सो ने सेंट्रम में भारत पे की ट्रेजरी हैंडल करने के दौरान काफी अच्छा बोनस कमाया था। इतना ही नहीं, ये लोग कोटक में सबको बोलते फिरते थे कि अशनीर ग्रोवर उनके बड़े खास क्लाइंट हैं, जिनके लिए वो अभी भी काम करते हैं। लेकिन अशनीर को एहसास हुआ कि रू और सो के अंदर गट्स नहीं है। वो सिर्फ उनके पैसे हैंडल कर रहा था, जबकि अशनीर को उसने बुरी तरह ट्रीट किया था। अशनीर को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उन्हें 20 करोड़ खोने पड़े, बल्कि इस बात का था कि वो नायका आईपीओ में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। वो इस बात पर नाराज थे कि आरएम ने उनसे झूठ बोला। इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से अशनीर ने भारत पे के जीसी सुमित सिंह से कोटक को एक लीगल नोटिस भेजने को कहा। इस लीगल नोटिस के जरिए अशनीर ने कोटक के सामने डिमांड रखी कि या तो वो उन्हें आगे भी फाइनेंस करते रहें या फिर अपने आरएम की इम्प्रॉपर हैंडलिंग के लिए उन्हें हर्जाना दें। कोटक कई महीने पहले से उन्हें आईपीओ के लिए फाइनेंस करने के लिए कमिटेड था और आईपीओ ओपनिंग के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अशनीर से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने को बोला था। लेकिन कोटक की तरफ से भी अशनीर को वही रूखा और रूड जवाब मिला जो उनके आरएम का था। कोटक का कहना था कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं की गई थी और उनके लॉयर ये साबित कर सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। अशनीर के लीगल नोटिस का जवाब कोटक ने कानूनी शब्दों के साथ दिया था। नायका आईपीओ की क्लोजिंग 1 नवंबर को हुई। अशनीर ने मामले को और तूल देना ठीक नहीं समझा, पर वो समझ चुके थे कि आज के बाद कोटक वेल्थ मैनेजमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो फिर कभी आरएम या कोटक के साथ काम नहीं करने वाले। इसके बाद अशनीर ने पॉलिसी बाजार आईपीओ पर इन्वेस्ट किया। 8 करोड़ उन्होंने अपनी जेब से लगाए और 84 करोड़ आईआईएफएल की तरफ से फाइनेंस किया गया था, जो कोटक की राइवल कंपनी थी। पॉलिसी बाजार के शेयर प्राइस बढ़कर 25% हो गए थे और अशनीर ने 2 करोड़ कमाए। अब यहां से चीजें खराब होती चली गईं। 26 दिसंबर 2021 को अशनीर और भाविक को एक ईमेल मिलता है जिसका सब्जेक्ट लाइन था अशनीर एट हिज वर्स्ट। यह मेल किसी यूनिकॉर्न बाबा की तरफ से थी, जिसके ट्विटर पर कई फॉलोअर्स थे। ईमेल में एक ऑडियो फाइल अटैचमेंट थी जिसमें अशनीर की आवाज की रिकॉर्डिंग थी जब वो कोटक में अपने आरएम से बात कर रहे थे। ईमेल में यूनिकॉर्न बाबा ने लिखा, मैं इस ऑडियो को पब्लिक कर दूंगा, ये जहर से भरा है। तुम लोगों को इस तरह से जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। व्हाट द फक। अशनीर ने बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कभी भी आरएम को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ उनसे जवाब और सफाई मांगी थी। अशनीर अपना बचाव करने के लिए यूनिकॉर्न बाबा को जवाब देते रहे। उन्होंने भाविक से पूछा कि क्या वो इस शख्स को जानते हैं, तो भाविक ने बताया कि उनका एक कनेक्शन है। आखिरकार यूनिकॉर्न बाबा ने ऑडियो क्लिप डिलीट करने और मार्केटिंग सर्विसेज के बदले $2,40,000 की डिमांड रखी। यानी वो साफ तौर पर अशनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई कारण थे जो इस इल्जाम को झूठा साबित करते थे। इसके अलावा आरएम सू ने खुद अशनीर के ऑफिस आकर उन्हें न्यू ईयर विश किया था। आरएम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी हंसकर इस बात को उड़ा दिया। जनवरी 2022 में शार्क टैंक का पहला शो टीवी पर आया। अशनीर एक दिन सुबह उठे तो देखा कि उनके फोन पर मैसेज आ रहे हैं। मिकी मल्का ने मैसेज किया था, ट्विटर पर एक ऑडियो फाइल ने तहलका मचा रखा है, क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है? @बाबू बोंगो नाम के एक अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसमें इस कैप्शन के साथ एक साउंड क्लाउड लिंक है, अमीर फाउंडर्स बैंक एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अशनीर ने ट्विटर को डायरेक्टली लिखकर बताया कि यह किसी स्कैमर की तरफ से फेक ऑडियो क्लिप है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसी शाम ट्विटर ने उस ऑडियो फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन लोग तब तक इसे यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे। कुछ दिन बाद अशनीर को एक और बड़ा झटका लगा। उन्होंने जो लीगल नोटिस कोटक को भेजा था और उसके बाद उनका जो जवाब आया था, वो सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी।
लेकिन इस लीगल नोटिस के बारे में सिर्फ अशनीर, सुमित और कोटक को पता था। तो सवाल अब यह था कि आखिर इस लीगल नोटिस की कॉपी मीडिया के हाथ कैसे लगी। मीडिया ने जब कोटक से इस मामले पर कमेंट करने को कहा तो उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि लीगल नोटिस वाकई में भेजा गया था और अशनीर ने वाकई में उनके एम्प्लॉय को डराया धमकाया था। इस पॉइंट पर आकर अशनीर को लगने लगा था कि उनके खिलाफ जरूर कोई साजिश हो रही है। मीडिया उन्हें एक विलन बनाने पर तुली हुई है, जबकि असल में कोटक और उनके एम्प्लॉयज ने उनके साथ बदसलूकी की है। ऊपर से अब वो टीवी पर आने लगे थे, तो मामले ने और तूल पकड़ लिया था। उनके बारे में इंटरनेट पर नेगेटिव खबरें फैल रही थीं। उन्होंने दिन रात एक करके भारत पे को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अशनीर ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम से बैठा जाए, बाद में मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। भाविक, सुहेल और सुमित ने उन्हें बोला कि वो बोर्ड मीटिंग में उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इसी बीच अशनीर ने रजनीश कुमार को प्रोफेशनल डायरेक्टर हायर किया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे, जिनसे अशनीर उस साल के शुरुआत में मिले थे। रजनीश को 50 लाख की एनुअल फीस और 2 करोड़ के ESOPs मिलने वाले थे, लेकिन अपने काम के पहले ही दिन उन्होंने अशनीर से ESOP की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ करने को कहा। यह उनकी बुरी नीयत की निशानी थी, जिसे अशनीर को पहले ही समझ जाना चाहिए था। रजनीश कुमार अशनीर की चौथी हायरिंग मिस्टेक थे। बाकी 3 थे सुहेल, सुमित और जसनीत। रजनीश ने कमेंट किया कि ऑडियो फाइल और लीगल नोटिस का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। उन्होंने कोटक के हाई लेवल पर बैठे शख्स से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि वो खुद कोटक के फंड बोर्ड में थे। अशनीर ने सोचा कि चलो मामला अब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये तो बस अभी शुरुआत थी। द अल्टीमेट डिसेप्शन। अशनीर का भारत पे को छोड़ना स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया में विवादों से घिरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसके पीछे मीडिया और उनके अपने इन्वेस्टर्स का बड़ा हाथ था, जिन्होंने अशनीर के खिलाफ साजिश रची थी। हम अब उन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके चलते अशनीर को बाहर होना पड़ा। तो ये कुछ किरदार और अशनीर के खिलाफ और उनके मकसद हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो घटनाएं घटी हैं वो अशनीर के अनुसार हैं। शाश्वत नाकरानी, 20 साल का ये IIT दिल्ली का ड्रॉप आउट सही समय पर सही पोजीशन पर पहुंच गया था। उसने बैठे बैठे करोड़ों कमाए। शाश्वत बड़ी आसानी से सुहेल की बातों में आ गया था, जिसने अशनीर के खिलाफ चाल चली थी। उसने एक यंग को फाउंडर, डायरेक्टर और शेयर होल्डर के एग्रीमेंट SHA पर साइन करने की अथॉरिटी होने के नाते दूसरों की बातों में आकर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया था। शाश्वत का बोर्ड मीटिंग या भारत पे को इन्वेस्टमेंट दिलाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसे इनसिक्योरिटी तो हुई ही होगी, क्योंकि अशनीर ही कंपनी का इकलौता चेहरा थे। अशनीर लगातार मेहनत कर रहे थे और इन्वेस्टर्स के सामने शाश्वत को कवर करते जा रहे थे, ताकि शाश्वत IIT दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी कर सके। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले के दौरान शाश्वत ने एक बार भी अशनीर की कॉल नहीं उठाई। भाविक कोलाडिया। अशनीर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि भाविक ने भी उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। अशनीर खुद को जूलियस सीजर से कंपेयर कर रहे थे, जिन्हें उनके अपने ही बेटे ब्रूटस ने मार डाला था। यहां यह बात नोट करने लायक है कि भाविक पर US में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का मामला चला था, और जब इस फ्रॉड के चलते उन्हें इंडिया आने पर मजबूर होना पड़ा तो यह एक मौका था उनके लिए। वो खुद को सुधारने का एक मौका ढूंढ रहे थे। सिर्फ अशनीर ही थे जिन्होंने भाविक को यह मौका दिया था, और इसलिए उन्होंने शाश्वत को भारत पे का आइडिया भी बताया और को फाउंडर बनाया। भाविक अशनीर के घर मालवीय नगर में पूरे साल भर बिना किराया दिए रहे थे। अशनीर की वाइफ माधुरी ने भाविक की वाइफ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दिया था। तो क्या उस रात जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, सुहेल और सुमित ने भाविक के दिमाग में अशनीर के खिलाफ जहर भरा था, या फिर उन्होंने भाविक से वादा किया था कि एक बार अशनीर कंपनी से निकल जाएगा तो उसे अपने शेयर्स वापस मिल जाएंगे? सुहेल समीर। शायद वो इसलिए इनसिक्योर था क्योंकि अशनीर ने कहा था कि वो लोग एक नया CFO रखेंगे।
जो कि सुहेल ने सोचा होगा कि उसके काम में टांग अड़ाएगा। अशनीर ने सुहेल को 11 करोड़ की ESOP दी, जो उसे 1 साल बाद मिलने वाली थी। किसी भी इंडियन स्टार्टअप में आज तक इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं दी गई है। अशनीर ने सुहेल को CEO और बोर्ड में डायरेक्टर भी बनाया, और बदले में अशनीर को क्या मिला? धोखा। अशनीर ड्रिंक नहीं करते और सुहेल ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। वो ही था जो भाविक और शाश्वत को ड्रिंक पर इनवाइट करता था और अशनीर के खिलाफ उन्हें भड़काता था। सिकोया। शुरुआत में सिकोया भारत पे में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहा था, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद वो 19% रेट के साथ सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनकी इक्विटी थी $500 मिलियन की। सिकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह 10 सालों तक पाइन लैब्स में इन्वेस्ट करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि पाइन लैब्स अपना IPO लाएगी और सिकोया को बहुत बड़ा रिटर्न देगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अशनीर ने पोस्ट पे और बैंकिंग लाइसेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। हालांकि जब अशनीर ने रिजाइन कर दिया था तो सिकोया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, भारत पे और पाइन लैब्स को मर्ज करके। अगर वो कंपनी में होते तो इस डिसीजन को कभी भी हरी झंडी नहीं दिखाते। मिली मल्का। उन्हें लगता था कि US फंड्स जो भारत पे में इन्वेस्ट हुए थे सबसे पहले उनकी वजह से ही हुए, लेकिन क्या वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अशनीर की प्रॉब्लम के चलते भारत पे का लाइसेंस रद्द हो सकता है, या फिर वो अंदर ही अंदर इस बात से दुखी थे कि अशनीर ने शार्क टैंक ज्वाइन कर लिया है और एक पब्लिक फिगर बन गए हैं, इसलिए शायद वो सोच रहे होंगे कि अशनीर को उसकी सही जगह दिखाई जाए। रजनीश कुमार SBI के फॉर्मर चेयरमैन थे, जिन्हें अशनीर ने प्रोफेशनल डायरेक्टर के तौर पर हायर किया था और बोर्ड में इनवाइट किया, लेकिन रजनीश ने आते ही दिखा दिया था कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। कंपनी के विजन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अशनीर ने शायद इस बात को कम आंका था। काम के पहले ही दिन रजनीश ने डिमांड रखी कि उनका ESOP 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया जाए। यहां तक कि उन्होंने अशनीर से यह भी कहा कि वो उन्हें DLF गोल्फ कोर्स की फ्री मेंबरशिप दिलाए। सुमित सिंह, वो जनरल काउंसिल थे जो अशनीर की वजह से ही अपने पहले फॉरेन ट्रिप पर गए थे। सुमित शायद इस बात से चिढ़े बैठे थे कि जैसी लाइफस्टाइल की उन्हें ख्वाहिश थी, अशनीर ने उन्हें नहीं दी। शायद वो तभी से बदले की फिराक में थे जब अशनीर ने उनसे पूछा था कि जब से वो GC बने हैं, कंपनी की लीगल कॉस्ट क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। सुमित एक लॉयर थे, लेकिन उन्हें गलतफहमी थी कि वो बिजनेस मैटर्स हैंडल करने में एक्सपर्ट हैं। अशनीर की नजर में सुमित डींगे मारने वाला और पीठ में छुरा घोंपने वाला शख्स था, जो अशनीर की कामयाबी से जलता था। ये तो रहे वो लोग जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने अशनीर के खिलाफ साजिश रची। अशनीर ने इसे 6 फेजेस में समझाया है। फेज 1, जनवरी 16 से 19 तक अशनीर को टेम्पररी लीव पर भेजकर बोर्ड का कंट्रोल लेना। अशनीर ने सोचा कि शायद 14 जनवरी को ही अनरिकॉर्डेड मीटिंग में उनकी वॉलंटरी लीव को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। उन्होंने 17 जनवरी 2022 मंडे को वापस ऑफिस जाने का फैसला किया। उन्होंने मिकी मल्का को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि वो ऑफिस आ रहे हैं। मिकी ने जवाब में 6 शर्तें रखी थी, जैसे कि पहले बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी और कुछ रिस्क असेसमेंट करना होगा। इससे अशनीर को साफ समझ में आ रहा था कि यह सब कोटक मामले से जुड़ा हुआ नहीं था। 18 जनवरी को उनकी जूम पर बोर्ड मीटिंग हुई। मिकी ने प्रपोजल रखा कि अगर अशनीर वॉलंटरी लीव ले ले तो भारत पे के लिए काफी अच्छा रहेगा। अशनीर ये देखकर और भी शॉक्ड रह गए कि शाश्वत, सुमित और सुहेल भी इस बात से सहमत थे। वो सब कुछ दिन पहले ही उनके घर पर मौजूद थे और बोल रहे थे कि वो उनके लीव प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। भाविक ने कमेंट किया कि वो उसे छुट्टी पर क्यों भेजेगा, हमें अशनीर की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन बाद में भाविक भी दूसरों की हां में हां मिलाने लगा और कहा कि अशनीर को छुट्टी पर भेजने का आइडिया बुरा नहीं है। रजनीश कुमार को हालांकि वोट देने का हक नहीं था, तो भी वो इस बात के पक्ष में थे कि टीम अगर अशनीर को छुट्टी पर भेजना चाहती है तो ये सही डिसीजन है। सुहेल ने भी यह डिमांड रखी कि माधुरी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। उसने कहा कि इन्वेस्टर्स हर्षजीत और मिकी भी माधुरी को कंपनी से बाहर करना चाहते हैं। फेज 2, जनवरी 19 से 26, लॉयर और अकाउंटेंट को हायर करना।
अशनीर की टेम्पररी लीव को परमानेंट लीव में बदलने का प्लान बनाना। 18 मिनट की इस मीटिंग में यह पढ़ा गया कि अशनीर ने वॉलंटरी लीव की रिक्वेस्ट की है, जो कि असल में अशनीर ने कभी की ही नहीं थी। इसमें यह भी बताया गया कि माधुरी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह एकदम इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि माधुरी ने रेजिग्नेशन लेटर तक नहीं दिया था। अशनीर ने बोर्ड को यह लिखा कि भावेक, जो ना तो शेयर होल्डर है और ना ही कंपनी के एम्प्लॉय, आखिर किस बेस पर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अशनीर ने यह भी पूछा कि आखिर क्यों उन्हें छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अशनीर के इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, बल्कि अशनीर को सुहेल की एक मेल मिली कि माधुरी को टेम्पररी लीव पर डाला जा रहा है क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यानी अशनीर की तरह ही वो भी अब ऑफिस नहीं जा सकती थी। भावेक और अशनीर पंचशील क्लब में मिले। भावेक ने बताया कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, ये सब सुहेल की प्लानिंग है। अशनीर ने भावेक को याद दिलाते हुए कहा कि 18 जनवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में क्या भावेक ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। अशनीर को लगा कि शायद भावेक बस ये जानना चाहता था कि अब अशनीर आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर भावेक वाकई में कोई एक्शन लेना चाहता है तो उन्हें शाश्वत से बात करके सुहेल को बोर्ड से हटाना चाहिए। भावेक मान गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फेज 3 26 जनवरी से 18 फरवरी तक एक फेक इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ मीडिया में लीक करके अशनीर और माधुरी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करना। फेज 4 18 फरवरी से 1 मार्च माधुरी को बड़ी आसानी से हटा देना, जो कि एसएचए के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं थी। मीडिया में बातें लीक करते रहना और अशनीर को एसएचए के अंडर हटाने के कारण ढूंढना। फेज 5 मार्च 1 द एंड गेम। इतना सब होने के बाद अशनीर ने डिसाइड कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। वो अपने दुश्मनों को अब और मौका नहीं देंगे, बल्कि खुद रिजाइन करके कंपनी से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि पिछले 3.5 सालों से जिस कंपनी को खड़ा करने और सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उसी कंपनी को छोड़ते हुए आज उन्हें बेहद तकलीफ हो रही है। जनवरी से अशनीर और उनकी फैमिली पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है। वो अपने ही मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के खिलाफ लड़कर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं और इस पूरे वाकये के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान भारत पे को हुआ है। अशनीर ने चैलेंज देते हुए कहा कि इस बात से कोई इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि आज भारत पे जहां पर है, अशनीर ग्रोवर की वजह से है। अशनीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। अब हम इसे खत्म करते हैं। ये अशनीर के आखिरी शब्द थे। 1 मार्च 12:03 सुबह अशनीर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा। वो इस खास वक्त का इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके कई रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स फरवरी एंड तक रिलीज होने वाले थे। उस पैसे पर उनका पूरा अधिकार था और वो अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि वो उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीने। उस सुबह अशनीर ने टीवी पर 2 इंटरव्यू दिए, एक ईटी नाउ पर और दूसरा सीएनबीसी टीवी 18 पर। उन्होंने देखा कि शिरीन भान अपने ईयरफोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अशनीर को लग रहा था कि शायद उनके खिलाफ साजिश करने वालों ने शिरीन को भी खरीद लिया था, क्योंकि इंटरव्यू वीडियो में यह बात साफ साफ नजर आ रही थी। फेज 6 1 मार्च के बाद मीडिया में फेक न्यूज देकर अशनीर को पब्लिक ट्रायल पर रखना। अशनीर की ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल के बारे में अफवाहें फैलने लगी। जहां तक कि उनकी लग्जरी गाड़ियों का सवाल है, तो अशनीर ने बताया कि वो गाड़ियां उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फेक न्यूज ये थी कि उनके पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल है। अशनीर के एक कलीग जब उनके घर आए थे तो अशनीर ने उन्हें यह कहा कि यह टेबल बहुत भारी है। भारी से उनका मतलब है कि टेबल 150 किलो की है, लेकिन मीडिया में भारी का मतलब महंगा कर दिया गया और टेबल को 150 किलो के बजाय $1,50,000 का बता दिया गया। अगर अशनीर के पास 10 करोड़ रुपए होते तो वो उसे भारत पे पर लगाते और उन हजारों लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते जिन्हें अपने परिवार का पेट भरना है। वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए वो इनका दर्द बेहतर समझते हैं। और इस तरह अशनीर ग्रोवर ने भारत पे से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया। लेकिन वो आज भी $240 मिलियन वर्थ की
8.43% इक्विटी के साथ कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। आइए हमने अभी तक जो पढ़ा और सुना उसे और भी समराइज वे में समझते हैं। तो आपने इस समरी में अशनीर ग्रोवर की क्रेजी स्टोरी जानी, लेकिन इससे उन्हें दुनियादारी का पता चल गया कि कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और कौन नहीं। बेशक इतने सालों में उन्हें जो अनुभव हुए उसने उन्हें सिखाया कि असली दोगलापन क्या होता है। उनके लिए दोगलेपन का मतलब है सक्सेस में फेलियर और फेलियर में सक्सेस। भारत पे से अलग होना उनके लिए एक ऐसा सबक था जिसने उन्हें सिखाया कि लाइफ में उनके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में शांत और समझदार बने रहने के मौके दिए। तो अशनीर अपनी इस बुक के जरिए अपने रीडर्स तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक बुरे हादसे का शिकार हुए हैं, या वो अपने रीडर्स के सामने एक सुपर हीरो की इमेज रख रहे हैं जो कभी हार नहीं मानता? असल में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि रीडर्स उनकी स्टोरी से कनेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, और वो चाहते हैं कि हम उनके सक्सेस और उनके फेलियर से 5 सबक सीखें। जितने पैसे आप इस बुक को खरीदने पर खर्च करते, उसके बदले आप बियर या पिज्जा ले सकते थे। उनकी कहानी जानने के लिए आपने अपना जो कीमती वक्त दिया है उसे आप कहीं और यूज कर सकते थे। इसीलिए अशनीर ये मानते हैं कि एक रीडर होने के नाते आपका उन पर एहसान है, और इस एहसान की भरपाई वो आपको ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स देकर करना चाहते हैं जो आपका फ्यूचर संवार सके। तो ये हैं वो 5 लेसन्स जो हम उनकी सक्सेस से सीख सकते हैं। पहला, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आप जो लाइफ में चाहते हैं आपके अंदर उसे पाने की भूख होनी चाहिए। अशनीर एक आम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि गरीबी इंसान को कुछ कर दिखाने की हिम्मत देती है, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दुगनी मेहनत करते हो। अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। दूसरा, एक स्टेबल जॉब के भरोसे आप अमीर नहीं बन सकते। अशनीर ये नहीं कहते कि जॉब करना गलत बात है। उनके पिता सीए थे और उनकी मां टीचर। उन्होंने खुद 9 साल जॉब की है, लेकिन असली बात तो यह है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी रेगुलर जॉब से वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप में एक बिजनेसमैन बनने का सब्र और भूख है तो आप इतना कमा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा, अपने अंदर एक ऐसा इंसान बनने की इच्छा रखो जो ज्यादा सक्सेसफुल हो। हम अक्सर बच्चों को अमीरों से बचकर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं। लेकिन अशनीर इसके एकदम अपोजिट सोचते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर हैं। अगर अमीर आदमी आपको घर इनवाइट करे तो जरूर जाओ, उसकी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो और सीखो कि वो कैसे सब कुछ अफोर्ड करता है। इससे आपको यह सोचने का मौका मिलेगा कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। चौथा, दूसरों को भी काम सौंपो। एक फाउंडर का काम है लोगों को टास्क देना ताकि वो कंपनी के बड़े काम पर फोकस कर सके। स्कूल में हमें इंडिपेंडेंट और स्किल्ड बनना सिखाया जाता है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि लोगों को कैसे मैनेज करें। एक लीडर कोई वन मैन आर्मी नहीं होता। उसे अपना माइंडसेट काम करने से लीड करने पर शिफ्ट करना चाहिए। पांचवा, यह मत सोचो कि किसी इंसान ने किसी स्पेशल मौके पर तुम्हारे लिए क्या किया। यह मत सोचो कि अगर यह चीज आज नहीं हुई तो फ्यूचर में भी नहीं होगी। दूर की सोचो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक वीसी ने सीरीज ए के समय भारत पे में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, तब भी अशनीर उन्हें सीरीज डी के लिए फिर से अप्रोच करते थे। एक फाउंडर के तौर पर आपको अपनी स्टोरी सबके सामने रखनी चाहिए, चाहे वो सीईओ हो, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर लो रैंकिंग एम्प्लॉइज हों, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए बेटर है कि जितना हो सके आप अपनी स्टोरी को फैलाओ। सिर्फ अपना फायदा मत देखो, बल्कि सहयोग करके चलना सीखो। अब हम यहां उन 5 लेसन्स की बात करेंगे जो अशनीर ने अपने फेलियर से सीखे। पहला, अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पर फोकस रखो। यही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे खरीदने वाला आपका कस्टमर है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं कि आपके को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज और कॉम्पिटिटर्स आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में आ जाते हैं।
तो क्या आप तैयार हैं उन सबको अपनी कमाई में हिस्सा देने के लिए? सबको देने के बाद आपके पास जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है। तो क्या आप इस प्रॉफिट से खुश हैं? दूसरा, इन्वेस्टर भगवान नहीं है। एक एम्प्लॉय आपको अपनी मेहनत देता है, फाउंडर ग्रोथ देता है, और इन्वेस्टर का काम है कैपिटल देना। तो इन्वेस्टर सबसे ऊपर कैसे हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने पैसा लगाया है? ये मत भूलो कि कंपनी की सक्सेस आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। आप इन्वेस्टर्स के नौकर नहीं हैं, और यह बात उन्हें बताना जरूरी है। तीसरा, अपनी फैमिली में से किसी को बोर्ड में सीट दो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी मत करो। इंडिया में जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस हैं फैमिली ओन्ड हैं, यानी फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। यहां तक कि टेक इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी फैमिली मेंबर्स मिलकर चला रहे हैं। आपके पास यूएस इन्वेस्टर्स हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनका कॉन्सेप्ट भी कॉपी कर लें। अच्छे और बुरे वक्त में सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी, न कि आपके इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज और ना ही 20-20 साल पुराने दोस्त। चौथा, जो आपका हक है उसे लेने में पीछे मत हटो। जब भी मौका मिले अपने स्टॉक्स को पैसों में बदलते रहो। एक फाउंडर होने के नाते आपके बैंक अकाउंट में कैश होना जरूरी है। अपने इन्वेस्टर्स से और शेयर मांगो। अपने एम्प्लॉयज को कभी उनकी एनुअल सैलरी से ज्यादा लिक्विडिटी मत दो। अशनीर ने ईएसओपी होल्डर्स को इतना कैश दिया था जितना देश में किसी और फाउंडर ने नहीं दिया। उन्होंने 80 से 250 गुना ज्यादा रिटर्न दिए, पर किसी ने भी इस पूरे मामले के दौरान एक बार भी अशनीर के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। पांचवा, कुछ खास प्रोफेशन से सावधान रहो। ड्रग बेचने वाले, वैश्याओं, बैंकर, जर्नलिस्ट और लॉयर, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहां इंसान को सोच समझकर डील करना चाहिए। ये आपके सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर इनका असली चेहरा बाद में नजर आता है। जो कुछ अशनीर ने शेयर किया है उसके साथ ही वो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि खुद का बिजनेस मत करो, बल्कि सावधान रहो और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। गलती सबसे होती है, पर गलती रिपीट मत करो। अशनीर जो बोलते हैं सीधे और बेबाक बोलते हैं। अब आप चाहे उन्हें पसंद करें या नापसंद, यह आप पर है। अशनीर कहते हैं कि जब तक लोग उनकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते रहेंगे और उनके सबक से सबक सीखेंगे, वो अपनी बुक को सक्सेसफुल मानते रहेंगे। उनकी कहानी से अगर आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो अशनीर ग्रोवर इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, और मेरे ख्याल से आप राजी होंगे इस बात पर कि इस समरी में भर भर कर सीख है, सबक है, लेसन्स हैं, आइडियाज हैं। एक वर्ड में अगर आपको इस समरी के बारे में कुछ लिखना हो, जो इस समरी को पढ़कर आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो वो वर्ड क्या होगा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और ये वादा कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। मगर हां, आपको भी ये वादा करना है कि और आज आपने इस समरी से जो कुछ भी सीखा वो एक शख्स के साथ तो शेयर करना ही करना है। करते हैं वादा। थैंक यू सो मच।